Alright. Hello students, Assalamu alaikum. This is Engineer Umar, your aptitude teacher, and welcome to my next lecture regarding MUET 2020 past paper. So last time मैंने कल अपलोड कर दिया था 21 और 22 ऑफ अगस्त को जो भी क्वेश्चंस हुए थे, जो भी पेपर हुआ था, उसमें से कुछ क्वेश्चंस मुझे स्टूडेंट ने भेजे थे और वो मैंने सॉल्यूशन करके भेज दिया था आप लोगों को। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा हो और कुछ आइडिया हुआ हो कि पेपर कैसा आता है। ठीक है, अब जो 23 को जिन स्टूडेंट्स ने पेपर दिया है तो उनसे मैंने कुछ क्वेश्चंस कलेक्ट किए हैं और मुझे मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो ऑथेंटिक लग रहे हैं, यानी कि ऐसा ही पेपर आता है MUET का। सो आई होप ये पेपर आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, तो चलिए, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं मॉर्निंग में कर दूंगा अपलोड, तो अब मैं कर रहा हूँ अपलोड। ओके, सो MUET 23 ऑफ अगस्त का पेपर है ये, और मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे मेजॉरिटी क्वेश्चंस तो ऑथेंटिक लग ही रहे हैं। जैसे कि अभी ये क्वेश्चन आता है आपके सामने, वी कैन राइट 1 मेगा। ये सवाल लाजमी आता है MUET के पास पेपर्स में। आपने पिछले पेपर्स देखोगे मेरे, आपको आइडिया हो जाएगा कि ये सवाल आता है। सो इसके लिए मैंने आपको एक वीडियो रिकमेंड की थी, आई के बटन में दे दूंगा, वो देख लेना, नहीं तो मैं यहीं समझा देता हूँ अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है। ठीक है, सो देखो, माइक्रो नैनो पिको अपनी दोनों फिंगर्स को ले लो और इसमें 6 सेक्शंस हैं, इसके 1 2 3 और 6 9 12। गाना याद कर लो, डेसी सेंटीमिली माइक्रो नैनो पिको, डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा, डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा, डेसी सेंटीमिली माइक्रो नैनो पिको। सर ये क्या है बेटा, वीडियो देखोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। खैर अभी ये रखो, मैंने तुम्हें वीडियो में समझाया था। खैर अब देखो, मेगा है, बड़े यूनिट्स हैं, सारे पॉजिटिव होंगे, एक्सपोनेंट पॉजिटिव 6, क्यों? क्योंकि मेगा है ना भाई। तो ये क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंट पॉजिटिव 6। तो आंसर क्या हो जाएगा, चैप्टर नंबर 1 स्कोप ऑफ फिजिक्स से लिया गया है। आंसर हो गया एक्सपोनेंट 6, 1 मेगा एक्सपोनेंट 6 के बराबर होता है। आगे चलते हैं। इन ऐसे सिस्टम देयर आर डैश बेसिक यूनिट्स। पहला लेक्चर था मेरा फिजिक्स का, जो मैं चैप्टर वाइज करा रहा था, उसमें जाके देख लेना। ऐसा कितने यूनिट्स होते हैं बेसिक यूनिट्स? बेटा बेसिक यूनिट्स हमारे पास 7 होते हैं, जबकि ड्राइव यूनिट्स कितने होते हैं? इनफाइनाइट। और सप्लीमेंट्री यूनिट्स 2 होते हैं, याद रखना। तो मैं ये बता रहा हूँ कि पॉसिबिलिटी है इस सवाल को ऐसे चेंज कर दे, ऐसे पूछ ले कि भाई ड्राइव यूनिट्स कितने होते हैं, ये पूछ ले कि भाई सप्लीमेंट्री यूनिट्स कितने होते हैं। आ रही है बात समझ में? 2 सप्लीमेंट्री, ड्राइव इनफाइनाइट, SI, और ये बेसिक यूनिट्स कितने हैं? 7 है। ठीक है, नाउ अब कौन कौन से भाई रिकॉल करा दें। टाइम सेकेंड, लेंथ इन मीटर, मास इन किलोग्राम, इलेक्ट्रिक करंट इन एम्पियर, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन मोल, एंड फाइनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी इन कैंडेला। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। तो कितने हो गए? 7 हो गए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? 7। चैप्टर नंबर 1 स्कोप ऑफ फिजिक्स। आगे बढ़ते हैं। द डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। देखो फ्रीक्वेंसी क्या होता है? द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। तो ये टाइम हो गया। MLT सिस्टम में टाइम को क्या बोलते हैं? T बोलते हैं। तो T क्या हो गया? T इनवर्स हो गया, क्योंकि यहाँ पे पावर 1 थी, ये ऊपर गया, तो ये क्या हो गया? इनवर्स। तो अब ऑप्शन में T इनवर्स होना चाहिए। चलिए देखते हैं, T इनवर्स तो कहीं भी नहीं है, लेकिन हाँ T इनवर्स 3 ऑप्शंस में आ रहे हैं, लेकिन साथ में इन्होंने कहा इसमें मास भी एक इंक्लूड है, लेंथ भी एक इंक्लूड है, जबकि ऐसा नहीं है। हमारे पास ना मास इंक्लूड है ना लेंथ, तो मास भी 0 है, लेंथ भी 0 है, तो ये वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 स्कोप ऑफ फिजिक्स। आगे बढ़ते हैं। अ वेक्टर इज डिफाइंड बाय इट्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज। बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है ये। क्या? एंगल, डिस्टेंस, हाइट। देखो, दोज फिजिकल क्वांटिटीज which are completely specified by their magnitude as well as direction are known as vector। ठीक है, तो वो क्या हो गया? डायरेक्शन हमारे पास आंसर हो गया चैप्टर नंबर 2 वेक्टर। आगे बढ़ते हैं। 5 टॉर्क इज डैश इफेक्ट प्रोड्यूस बाय द बॉडी, प्रोड्यूस बाय अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी। तो इसकी डेफिनेशन ऐसे पढ़िए, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज नोन एज टॉर्क। सो लिफ्टिंग, नेगेटिव टर्निंग, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स या इफेक्ट प्रोड्यूस बाय अ फोर्स। सो सी इज योर करेक्ट आंसर। चैप्टर नंबर 5 इक्विलिब्रियम से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। 6 द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास अटैच्ड टू द स्प्रिंग इज गिवन बाय। ये बेटा वो है जो हमने चैप्टर नंबर 8 वेव मोशन में पढ़ा था, जहां सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे थे, याद है? तो उसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन की 2 डेरिवेशंस की थी, एक सिंपल पेंडुलम के लिए और एक मास स्प्रिंग सिस्टम के लिए। तो उस वाली डेरिवेशन में इसका फॉर्मूला मौजूद है, तो वहाँ से फॉर्मूला देख लेना। खैर ऑप्शन ये है, मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। ये फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर मास स्प्रिंग सिस्टम। जहाँ के देख लो, तो ये के कौन सा होता है हमारे पास? हुक्स कांस्टेंट या मास स्प्रिंग कांस्टेंट। नाउ चैप्टर नंबर 8 वेव मोशन से लिया गया। आगे बढ़ते हैं। द वेव दैट रिक्वायर अ सर्टेन मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन आर कॉल्ड। कौन सी वेव्स होती हैं जिनको मीडियम रिक्वायर होता है? आपको पता है लाइट को मीडियम रिक्वायर नहीं है, क्योंकि अर्थ के बाहर भी वो ट्रेवल करती है, अर्थ के बाहर वैक्यूम है और वहाँ पे मीडियम नहीं होता। अगर तेज जा रहा हूँ तो बेटा वीडियो को स्लो कर लेना, अगर स्लो जा रहा हूँ तो वीडियो को तेज कर लेना। खैर अब वेव्स कौन कौन सी होती हैं भाई, मैं बता देता हूँ जल्दी से। देखो हमारे पास 2 तरह की वेव्स होती हैं।
देखो मैं आपको आंसर बता सकता हूँ, लेकिन फायदा नहीं है ना, अगर सवाल उसने थोड़ा सा चेंज करिए तो क्या करोगे, कॉन्सेप्ट तो बनाओ। देखो मैकेनिकल होती है और दूसरी क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। राइटिंग बुरी है, इग्नोर करो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में कौन सी आती है बेटा, लाइट वेव्स हो गई, गैमा रेज हो गई, एक्स रेज हो गई, यूवी लाइट हो गई यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज हो गई, इंफ्रारेड हो गई, माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स, ये तमाम चीज़ें क्या हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। यानी कि दे डजंट रिक्वायर मीडियम, नो मीडियम रिक्वायर्ड फॉर देयर प्रोपगेशन। ऑलराइट, जबकि मैकेनिकल वेव्स के लिए मीडियम क्या होता है, रिक्वायर होता है मैकेनिकल वेव्स के लिए। अब मैकेनिकल वेव्स कौन कौन सी पढ़ी है हमने, दो तरह की, एक होती है लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल ऐसे लिखते हैं, गलत लिख दिया, एक होती है ट्रांसवर्स। ठीक है, अब लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स में हमने पढ़ी है वेव्स इन अ स्ट्रिंग, वेव्स इन अ स्प्रिंग, और मोर ओवर वाटर, द रिपल्स फॉर्म इन वाटर, साउंड वेव्स। ऑलराइट, तो ये तमाम चीज़ें हमने पढ़ी हैं। तो ये तमाम कौन सी होती हैं, जिनको मीडियम रिक्वायर होता है, तो वो कौन सी वेव्स होती हैं, मैकेनिकल वेव्स होती हैं। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है, मैकेनिकल वेव्स इज योर करेक्ट ऑप्शन। चैप्टर नंबर 8 वेव मोशन, आगे बढ़ते हैं। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ वेवलेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ वेवलेंथ। ठीक है, अब इसका मैं बताता हूं आपको। देखो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, हमारे पास फॉर्मूला होता है, मैं डायरेक्ट ऑप्शन बता सकता हूं, लेकिन मुझे थोड़ी सी लॉजिक बताने का बस शौक है। ठीक है, वो क्या है कि v इक्वल टू एफ लैम्डा हमने पढ़ा है, क्या होता है, वेव इक्वेशन होती है। अच्छा, अब बैकग्राउंड नॉइज हो रही है तो उसको यार इग्नोर करना। अब यहाँ पे आ जाते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जिसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं 3 एक्सपोनेंट 8, और स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। देखो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को ऐसे लिख सकते हैं, इसको अगर मैं सी बोल दूं, वेलोसिटी को थोड़ी देर के लिए स्पीड ऑफ लाइट बोल दूं, तो ये हो जाएगा एफ लैम्डा। ठीक है, डिवाइडेड बाय इसका भी क्या हो जाएगा, एफ लैम्डा, लेकिन मीडियम वाला। ठीक है, आपको पता है सी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू, एफ से एफ कैंसिल हो गया, अगला क्या बना, लैम्डा ओवर लैम्डा एम। अब तुमको पता है कि भाई ये जो स्पीड ऑफ लाइट है ये कांस्टेंट वैल्यू है, हमें पता है। ठीक है, तो इसका लैम्डा भी कांस्टेंट होगा, इसकी वेवलेंथ भी कांस्टेंट होगी। तो ये कांस्टेंट और इक्वल टू जब भी हटता है क्या आता है, आपको पता है प्रोपोर्शनैलिटी आता है, मैं हमेशा से सिखा चुका हूं आपको। तो अभी फॉर्मूला क्या बना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं यार, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन अ मीडियम। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, बी इज योर करेक्ट ऑप्शन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट। चैप्टर नंबर 9 नेचर ऑफ लाइट से लिया गया। आगे बढ़ते हैं। द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी इन टर्म्स ऑफ, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, ये बहुत आसान है, टेम्परेचर से रिप्रेजेंट करते हैं कि अमाउंट ऑफ हॉटनेस, द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी नोन एज टेम्परेचर। अब यहाँ पे हीट क्या होता है, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी इन ट्रांजिट, हीट कैपेसिटी द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तमाम ये तमाम चीज़ें हैं इनकी डेफिनेशन। खैर, द ऐसा यूनिट ऑफ हीट एनर्जी, हीट एनर्जी भाई एनर्जी कोई सी भी हो, मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये तमाम चीज़ें हमारे पास क्या है, क्या कहलाती हैं, एनर्जीज कहलाती हैं। तो एनर्जी का यूनिट क्या होता है बेसिकली, एसआई में जूल होता है। अच्छा, अब कैलोरी और जूल का रिलेशन आता है कि 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.184 जूल्स। ऑलराइट, तो इसको याद रखना, ये रिलेशन पूछ सकते हैं कि 1 कैलोरी कितने जूल्स के बराबर होता है। तो जूल इज योर करेक्ट आंसर। चैप्टर नंबर 11 हीट। आगे बढ़ते हैं। अनलाइक चार्जेस, अनलाइक चार्जेस क्या होते हैं, आपस में अट्रैक्ट होते हैं, रिपेल होते हैं, डायरेक्टली होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो तुम्हें पता है अनलाइक चार्जेस ये होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, नॉर्थ साउथ पोल हो गए। ठीक है, ये हमेशा क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आगे बढ़ते हैं। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल इन फ्री स्पेस विद द वेलोसिटी ऑफ, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फ्री स्पेस में घूम रहे होते हैं, कौन सी, लाइट है ना, विद द स्पीड ऑफ, किस स्पीड से भागते हैं, साउंड, लाइट, अल्फा रेस, या नन ऑफ दीज। तो लाइट इज योर करेक्ट ऑप्शन। चैप्टर नंबर 9 नेचर ऑफ लाइट। आगे बढ़ते हैं। समझ आया ना तुम्हें कि लाइट वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो स्पीड ऑफ लाइट से बेसिकली वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो फ्री स्पेस में ट्रेवल कर जाए, वो किस स्पीड से भागेंगी, फिर स्पीड ऑफ लाइट से। आगे बढ़ते हैं। गॉस, ये लास्ट वाला है, 22 अगस्त वाला है, उसमें से ही एक एमसीक्यू उसको चेंज करके दे दिया, और मैंने तुम्हें वहां बताया था कि इस तरीके से चेंज कर सकता है, उसने कर दिया। देखो, गॉस इज स्मॉलर यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी विच इज सुपरसीडेड, यानी कि चेंज कर दी गई
बाय टेस्ला। टेस्ला यानी कि गॉस को टेस्ला में कन्वर्ट कर दिया गया, अब यूनिट टेस्ला यूज होता है। हुज वैल्यू इज, अच्छा ये याद रखना कि ये जो गॉस है ना हमारा, ये सीजीएस यूनिट होता है, ये भी बता दिया मैंने। अब मैंने तुम्हें बताया था कि 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर बराबर होता है 10 एक्सपोनेंट 4 गॉसेस के, है ना भाई। और ये पूरा 10 एक्सपोनेंट 4 गॉस या 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर 1 टेस्ला के बराबर भी होता है। तो उस हिसाब से एक गॉस किसके बराबर हुआ, अगर ये डिवाइड में ले जाऊं तो ये बनता है 1 गॉस इक्वल्स टू 1 अपॉन 10 एक्सपोनेंट 4 टेस्ला। अगर ये ऊपर चलाएगा तो क्या बनेगा, एक्सपोनेंट माइनस 4 टेस्ला। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। यार मेरे पास टाइम कम था इसलिए मैंने कोई अरेंजमेंट नहीं करी, बैकग्राउंड आवाज़ जो भी आ रही है ना उसको इग्नोर करना, ठीक है। 14, इफ़ अ बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी इट विल हैव, तो अगर कांस्टेंट वेलोसिटी कोई बॉडी मूव करती है तो उसके पास क्या होगा, वेरिएबल एक्सीलरेशन, कांस्टेंट एक्सीलरेशन, जीरो एक्सीलरेशन, एवरेज एक्सीलरेशन। मैंने आपको बताया था कि जब भी कांस्टेंट वेलोसिटी का वर्ड आ जाए या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी का आ जाए तो आंसर क्या होगा, हमेशा जीरो एक्सीलरेशन। कांस्टेंट और यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे जीरो एक्सीलरेशन होती है। चैप्टर नंबर 7 वर्क से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। 15, डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट शोज डैश नेचर ऑफ लाइट, पार्टिकल नेचर, वेव नेचर ऑफ लाइट, कार्पस्कुलर थ्योरी, कार्पस्कुलर नेचर ऑफ लाइट या नन ऑफ दिस। पार्टिकल और कार्पस्कुलर एक ही चीज होते हैं, हमें पता है, पहले थ्योरी में हमें पता लग गया था न्यूटन की। अब ये ऑप्शन तो वैसे नहीं हो सकता, ये हो गया एनालिटिकल थिंकिंग के भाई ये दोनों ऑप्शन तो सेम है, तो दोनों ऑप्शन का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो अब क्या करें, तो वेव इस हिसाब से आंसर होगा। और थ्योरेटिकली ये आंसर इस वजह से है कि भाई जो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग्स होती हैं वो इतनी बारीक होती हैं कि जैसे कि आपने कोई स्क्रैच लगाया हो ग्लास पे, ठीक है, तो ये करीब करीब लाइट की वेवलेंथ को भी कभी टच कर जाती हैं, तो उसमें से भी वेव पास हो जाती है। तो पार्टिकल पास नहीं हो सकता, हाँ वेव पास हो जाती है, और फिर आपको डायफ्रैक्शन का फिनोमेना पता है। सो वेव डायफ्रैक्शन सपोर्ट्स वेव नेचर ऑफ लाइट। चैप्टर नंबर 9 नेचर ऑफ लाइट। Now 16, the volume of a gas is directly proportional to the number of moles. Which law states that? मुझे पता है, आपको पता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स हैं जो जिनको कन्फ्यूजन रहती है हमेशा, तो उनकी कन्फ्यूजन दूर करता हूँ। देखो बेटा, ABC लॉज होते हैं। ABC लॉज मतलब एवागैड्रो है, बॉयल्स और चार्ल्स लॉ, ठीक है, हो गया। अब देखो सब किसकी बात करते हैं, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, नंबर ऑफ मोल्स है और प्रेशर है। ये चार आपके पास स्टेट फंक्शंस हैं, ठीक है, स्टेट वेरिएबल्स हैं। तो अब ये स्टेट वेरिएबल जो है ना, सारे लोग एवागैड्रो, बॉयल्स और चार्ल्स, ये सब किसके बारे में बात करते हैं, वॉल्यूम के। वॉल्यूम लिख दिया हमने। अब इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करो, जैसे एबीसी अरेंज किया ना, ऐसे इसको ABCDEFG, एलोमेनो 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 में एन पहले आता है, फिर एलोमेनो पी आता है, फिर PQRS T, ठीक है। तो हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर दिया। तो एवागैड्रो क्या बोलता है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, तो इसका आंसर तो यही हो गया। बॉयल्स बोलता है वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, जबकि चार्ल्स बोलता है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, एवागैड्रोस लॉ। नाउ अब गे-ल्यूसेक लॉ क्या होता है, गे-ल्यूसेक लॉ बेटा बताता है प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ऑलराइट। सो चैप्टर नंबर 11 हीट। आगे बढ़ते हैं। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ये हमने पढ़ा है कि अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। इट मींस कि Q अपॉन टाइम इज एक्चुअली नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। सो डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। चैप्टर नंबर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी। आगे बढ़ते हैं 18, अ गैल्वानोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोल्टमीटर बाय कनेक्टिंग अ हाई रेजिस्टेंस इन डैश टू द गैल्वानोमीटर। अब ये सवाल आया है कि भाई गैल्वानोमीटर को अगर वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर दूं तो मुझे बताओ कि हाई रेजिस्टेंस भी लगा दूं तो कैसे लगाऊं, सीरीज में लगाऊं, पैरेलल में लगाऊं, परपेंडिकुलर, डायगोनल लगाऊं। तो देखो इससे समझो, ये फिगर है तुम्हारे पास, तुमने गैल्वानोमीटर को ये इसकी तार की सीध में यानी कि वायर की सीध में यानी कि सीरीज में लगाया तुमने। अगर यहाँ लगाया होता तो बोलते पैरेलल है। अगर तुमने कोई रेजिस्टेंस सीरीज में लगाया और वो कैसा है, हाई वैल्यू रेजिस्टेंस, कैसा है, हाई वैल्यू रेजिस्टेंस, इस वैल्यू रेजिस्टेंस का नाम होता है मल्टीप्लायर। क्या होता है, याद रख लो, पूछ सकता है कि मल्टीप्लायर कौन सा रेजिस्टेंस लगाऊं, भाई मल्टीप्लायर लगाता हूँ, ठीक है। तो मल्टीप्लायर को अगर लगा दिया जाए कहाँ, सीरीज में, तो बन जाएगा वोल्टमीटर। अच्छा, और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, अगर मैं पैरेलल में लगा दूं, गैल्वानोमीटर के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगाऊं जो कि लो वैल्यू हो, क्या हो, लो वैल्यू हो, जिसको हम क्या बोलते हैं, शंट हो जा, ठीक है, क्या बोलते हैं, शंट हो जा। अगर शंट हो जा को लगा दें हम लो रेजिस्टेंस में तो वो हो जाएगा एम मीटर, ठीक है। तो सीरीज में लगाएंगे तो वोल्ट मीटर, पैरेलल में लगाते हैं शंट लो वैल्यू को तो बन जाएगा एम मीटर।
नाउ मॉडर्न फिजिक्स केम बिकॉज ऑफ, मैंने मतलब मॉडर्न फिजिक्स का एडवेंट यानी कि मॉडर्न फिजिक्स की शुरुआत किससे हुई? सो क्लासिकल फिजिक्स मॉडर्नाइजेशन की वजह से हुई, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या न्यूक्लियर फिजिक्स? तो इसका आंसर क्या है? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। चैप्टर नंबर 17 एडवेंट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स से लिया गया। अच्छा, अब कोई पूछ सकता है कि बताओ कि मॉडर्न फिजिक्स को स्टार्ट करने वाला कौन है? तो उस बंदे का नाम, है एल्बर्ट आइंस्टाइन, क्योंकि उसी ने दी थी ये थ्योरी। सो 20th है, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल्स टू व्हाट? हाउ मैनी वॉट्स या हाउ मैनी एल बी फिट पर सेकेंड? सो ये उसने ऑप्शन दे दिए हैं, 0.746 किलो वाट, 550 वाट, 746, 74.6 और 476। तो इसका आंसर क्या है? 1 HP हमारे पास होता है 746 वाट्स के। तो अगर मैं इसको 1000 से डिवाइड कर दूं तो एक टिंग 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 3 आया, 0, तो ये हो गया 746 किलो वाट्स हो गया। तो दिस इज़ योर करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, 1 HP 550 LB फिट पर सेकंड के बराबर भी होता है, ये भी पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम। सो आई होप आपको समझ में आया हो, और मुझे इसमें मेजॉरिटी क्वेश्चन ऑथेंटिक ही लगे थे। तो सोर्स बता देता हूँ। सोर्स क्या है? चैप्टर नंबर 7 वर्क पावर से लिया गया है। सोर्स बेटा, थैंक्स टू इंजीनियरिंग टेस्टिंग सर्विस, इन लोगों ने मुझे एमसीक्यूज प्रोवाइड किए हैं, और कुछ मैंने जो एमसीक्यूज थे उनको स्टूडेंट से कंफर्म करें, वेरीफाई किए। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और मुझे इनका लिंक नहीं मिला, नहीं तो मैं इनका लिंक डाल देता डिस्क्रिप्शन में। सो थैंक्स ETS। नाउ अब एक काम रह गया, लाइक करो, शेयर करो उन स्टूडेंट्स को जिनका आगे टेस्ट होने वाला है, एंड ये तो बनता ही है। खैर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड लक, अल्लाह हाफिज़।